तो आज का डीप डाइव है भारत की जटिल और गहरी जड़ों वाली जाति व्यवस्था पर। हमारे पास कुछ स्रोत हैं जो इसके इतिहास, समाज और अर्थव्यवस्था पर इसके असर को देखते हैं। हमारा मिशन है इसकी परतें खोलना, ये समझना कि हजारों सालों में कैसे बदली और आज भी ये इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, शुरू में ये साफ करना जरूरी है कि जिसे हम आमतौर पर जाति व्यवस्था कह देते हैं, वो असल में दो अलग अलग चीजें हैं। एक है वर्ण, मतलब प्राचीन ग्रंथों वाला वो सैद्धांतिक वर्गीकरण 4 हिस्सों में, और दूसरी है जाति, यानी वो हजारों व्यावहारिक जन्म आधारित समूहों जिनमें लोग असल में बटे हुए हैं। और हाँ, दिलचस्प बात यह भी है कि अंग्रेजी शब्द कास्ट पुर्तगाली कास्टा से आया है। अच्छा, हाँ, ये तो जरूरी फर्क है, वर्ण और जाति। चलिए, तो फिर इसके इतिहास में थोड़ा और गहरे चलते हैं। शुरुआती वैदिक काल, मतलब करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व, तब समाज कैसा था? क्या तब भी इतनी सख्ती थी? नहीं, तब स्रोत तो यही बताते हैं कि तब समाज इतना कठोर नहीं था। हाँ, वर्ण का एक शुरुआती रूप जरूर था, शायद आर्य और दास के बीच का फर्क, लेकिन वो काफी हद तक पेशे पर आधारित था और उसमें थोड़ी बहुत मोबिलिटी, मतलब ऊपर नीचे जाने की गुंजाइश थी। ऋग्वेद में भी इसका जिक्र एक सामाजिक आदर्श जैसा ज्यादा लगता है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। अच्छा, लेकिन फिर ये व्यवस्था ज्यादा कठोर कैसे बन गई? देखिए, बाद के वैदिक काल में करीब 1000 से 500 ईसा पूर्व चीजें बदलने लगी। वो जो 4 वर्णों वाली अवधारणा है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, वो मजबूत हुई। पुरुष सूक्त जैसे भजनों में इसका वर्णन मिलता है ना, वो विराट पुरुष वाली बात। फिर मनुस्मृति जैसे ग्रंथ आए, उन्होंने नियमों को पक्का किया, जैसे अंतरजातीय विवाह पर रोक लगा दी और वर्णाश्रम धर्म की बात की, मतलब हर वर्ण और जीवन की अवस्था के लिए तय कर्तव्य। हाँ, इसने इसे और ज्यादा व्यवस्थित कर दिया। बिल्कुल, और पक्का भी। और आपने 4 वर्णों की बात की, लेकिन एक समूह ऐसा भी है जो अक्सर इस फ्रेमवर्क से बाहर माना जाता है, दलित। हाँ, दलित समुदाय। इन्हें पारंपरिक 4 वर्ण व्यवस्था से बाहर रखा गया, ऐतिहासिक रूप से अछूत समझा गया और वो काम दिए गए जिन्हें समाज प्रदूषित या अपवित्र मानता था, जैसे साफ सफाई वगैरह। और ये जानना भी जरूरी है कि शुरुआती वैदिक ग्रंथों में अस्पृश्यता का जिक्र नहीं है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का तो मानना था कि ये लगभग 400 ईस्वी के आसपास उभरा, जब वो शुद्धता और अशुद्धता वाली धारणाएं समाज में बहुत मजबूत हो गईं। ये तो हजारों साल पुरानी बात हुई। अब थोड़ा आगे आते हैं, ब्रिटिश राज में अंग्रेजों के आने से इस व्यवस्था पर क्या असर पड़ा? मैंने सुना है उन्होंने इसे बदला भी और मजबूत भी किया। ये कैसे? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प है, एक तरह का विरोधाभास। अंग्रेजों ने प्रशासन चलाने के लिए जाति को एक औजार बना लिया। 1881 से जनगणना शुरू हुई तो उन्होंने बाकायदा जातियों को गिना, लिस्ट बनाई, वर्गीकृत किया। अच्छा, इससे हुआ ये कि लोगों की जातिगत पहचान और ज्यादा पक्की और ज्यादा आधिकारिक हो गई। उन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति जैसा लेबल बनाया, जो आज भी चल रहा है। कुछ समुदायों को तो आपराधिक जनजाति यानी क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया उस एक्ट के तहत। ओहो। तो विडंबना यही है कि वो इसे पिछड़ा तो मानते थे, पर उनकी अपनी नीतियों ने ही इसे और मजबूत कर दिया, फॉर्मलाइज कर दिया। तो इस पूरी ऐतिहासिक प्रक्रिया का लोगों के जीवन पर, खासकर उनकी आर्थिक स्थिति पर क्या असर हुआ? असर तो बहुत गहरा हुआ और लंबे समय तक चलने वाला। ऐतिहासिक रूप से इसने तय कर दिया कि कौन क्या काम करेगा। तो सामाजिक गतिशीलता, मतलब आगे बढ़ने के मौके, वो रुक गए। जमीन जैसे जो जरूरी संसाधन थे, उन तक पहुंच बहुत असमान हो गई, खासकर निचली मानी जाने वाली जातियों के लिए। और इससे गरीबी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। और आज भी, मतलब कानूनी सुरक्षा है, आरक्षण भी है, फिर भी? हाँ, आज भी आर्थिक खाई तो बनी हुई है। आंकड़े दिखाते हैं कि अनुसूचित जातियों को अक्सर शिक्षा का उतना आर्थिक फायदा नहीं मिल पाता और रोजगार में, खासकर प्राइवेट सेक्टर में, भेदभाव का सामना करना पड़ता है। ये एक हकीकत है। और सामाजिक स्तर पर क्या भेदभाव अब भी दिखता है? बिल्कुल दिखता है। सामाजिक बहिष्कार की घटनाएं आज भी होती हैं। वो शुद्धता अपवित्रता वाली पुरानी सोच समाज के कई हिस्सों में अब भी मौजूद है। स्वास्थ्य, शिक्षा जैसी बुनियादी चीजों तक पहुंच में भी फर्क दिखता है। हालांकि हाँ, कुछ सुधार जरूर हुए हैं। और शायद सबसे मजबूत पकड़ है अंतर्विवाह की, मतलब अपनी ही जाति में शादी करना। हाँ, ये तो बहुत आम है। और अंतरजातीय विवाहों का विरोध, वो आज भी होता है और कई बार तो दुखद रूप से ऑनर किलिंग जैसी हिंसा तक पहुंच जाता है।
मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी देखें तो कुछ थ्योरीज हैं, जैसे सिस्टम जस्टिफिकेशन। सिस्टम जस्टिफिकेशन। हाँ, मतलब लोगों की वो प्रवृत्ति कि वो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को ही सही मानने लगते हैं, चाहे वो उनके लिए नुकसानदेह ही क्यों न हो। कर्म और धर्म की धारणाएं भी इसमें भूमिका निभाती हैं कहीं ना कहीं। तो आज के भारत में स्थिति क्या है? संविधान तो साफ कहता है कि भेदभाव गैर कानूनी है, आरक्षण भी लागू है। हाँ बिल्कुल, संविधान का अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को खत्म करता है, और आरक्षण नीतियों ने सरकारी नौकरियों और शिक्षा में वंचित जातियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया भी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसकी आलोचना भी तो होती है। हाँ, आलोचना भी होती है। कुछ लोग इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं कि योग्यता की जगह जाति को प्राथमिकता मिल रही है, और राजनीति में जाति आधारित वोट बैंक बनाने के आरोप तो लगते ही रहते हैं। दुख की बात यह है कि दलितों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव की खबरें अब भी आती हैं, और अक्सर ऐसे मामलों में सजा की दर भी कम रहती है। अभी हाल में ही जेलों में जाति के आधार पर कैदियों को अलग रखने की बात सामने आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया। ये दिखाता है कि जड़ें कितनी गहरी हैं, और ये सिर्फ भारत तक ही नहीं है, विदेशों में बसे भारतीय समुदायों में भी इस तरह के भेदभाव की बातें सुनने को मिलती हैं। अच्छा, विदेशों में भी? हाँ। एक और सवाल, क्या ये भेदभाव सिर्फ हिंदू धर्म तक ही सीमित है या दूसरे समुदायों में भी इसका असर दिखता है? नहीं, ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, जड़ें हिंदू धर्म में गहरी हैं, पर इसका असर भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग सभी धर्मों पर पड़ा है। भारत में मुसलमानों में भी सामाजिक ऊंच नीच देखी गई है, अशरफ, अजलाफ, अर्जल करके। सिख धर्म वैसे तो जाति को नहीं मानता, पर व्यवहार में अंतर्विवाह आम है। दलित सिखों के अलग गुरुद्वारे भी मिलते हैं कई जगह। अच्छा। इसी तरह ईसाइयों और जैनियों में भी जाति आधारित सामाजिक विभाजन और भेदभाव के उदाहरण मिल जाते हैं। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक धार्मिक मसला नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा। तो इस डीप डाइव से हमने देखा कि भारत की जाति व्यवस्था कोई एक सीधी साधी चीज नहीं है। ये वर्ण और जाति की अवधारणाओं का एक जटिल मिश्रण है, जो हजारों सालों में विकसित हुई और जिसे अंग्रेजी राज ने एक नया, ज्यादा कठोर रूप दे दिया। बिल्कुल। और सबसे अहम बात शायद ये है कि कानूनी बदलावों और आर्थिक तरक्की के बावजूद ये व्यवस्था अपनी ऐतिहासिक विरासत, गहरी सामाजिक सांस्कृतिक जड़ों और बदलते रहने की अपनी क्षमता के कारण आज भी बनी हुई है। असमानताएं और भेदभाव वो आज भी एक हकीकत है। तो ये सब जानने के बाद श्रोता क्या सोच सकते हैं? उनके लिए आखिरी विचार? शायद ये सोचने लायक बात है कि ये व्यवस्था इतनी लचीली क्यों है, इतनी एडेप्टेबल। क्यों ये अलग अलग धर्मों में, यहाँ तक कि देश की सीमाओं के पार भी किसी न किसी रूप में दिख जाती है। ऐसी कौन सी गहरी सामाजिक या शायद मानवीय जरूरतें हैं जो औपचारिक नियम बदलने के बावजूद भी जाति जैसी सोच को जिंदा रखती हैं? इस पर विचार करना जरूरी है।